हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो बनाने चल रहा हूं। आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों ग्रेच्युटी स्पेशल। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ग्रेच्युटी हमारा अधिकार है और अधिनियम भी है। सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का अधिकार है, लेकिन अज्ञानतावश हमारा जो शिक्षक लॉबी है, हमारा जो शिक्षक समाज है, वो जो है ग्रेच्युटी को हल्के में ले रहा है और इधर जो है अपने ध्यान को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब मैं बता दूं, इस समय जो है कोविड-19 के कहर के कारण जो हमारे शिक्षक बंधु, शिक्षक साथी इस दुनिया में से चले गए, उनके लिए जो है सरकार ने आदेश भी कर दिया है। वो मैं आपको इस वीडियो में आदेश भी दिखाने चल रहा हूँ। साथ ही आपको ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए जो विकल्प फॉर्म भरना होता है, मैं उस विकल्प फॉर्म को भी आपके लिए ले आया हूँ। और इसके साथ ही साथ ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए आखिरी में जो फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्रेच्युटी जो है ये सभी कर्मचारियों का अधिकार है। जहाँ भी 10 से अधिक कर्मचारी, जिस भी विभाग या कंपनी में 10 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, उन्हें ग्रेच्युटी का पूर्ण अधिकार है। तो दोस्तों, स्पेशली मैं इस वीडियो में शिक्षकों की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 62 वर्ष है। तो अब हम क्वेश्चन ये आता है कि हम ग्रेच्युटी कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसका जो है क्या जो है नियम है, क्या हमें इसके लिए करना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें एक विकल्प फॉर्म भरना है और विकल्प फॉर्म भर के हमें अपने विभाग में अर्थात अपने बीएसए कार्यालय में जमा कर देना है। क्योंकि सभी जो है वित्त एवं लेखाधिकारी को जो है निर्देश दिया गया है कि सभी का जो है ये ग्रेच्युटी फॉर्म, जो विकल्प फॉर्म है, वो भरवा लिया जाए और भरवा के जमा कर लिया जाए। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि आपकी उम्र, हमारी उम्र जो रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है, तो हम ग्रेच्युटी के विकल्प फॉर्म में क्या भरेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए हमें 2 साल पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प भरना होता है। अर्थात हम विकल्प फॉर्म में ये भरेंगे, हमारी रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है, लेकिन हम 60 साल पर ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेंगे और ये विकल्प फॉर्म हम भर करके दे देंगे। ऐसी कंडीशन में दोस्तों, जब आप 60 साल के हो जाएंगे, आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का समय जब आपको आएगा, तो आपको ग्रेच्युटी भी प्राप्त होगी। बाकी जो लाभ आपको मिलने हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको ग्रेच्युटी भी मिलेगी। मैं ये कहूँगा, चाहे आप ओल्ड पेंशन के हों, चाहे आप न्यू पेंशन के हों या किसी पेंशन के ना हों, फिर भी आपको ग्रेच्युटी मिलना है। दूसरी चीज़, ग्रेच्युटी कब मिलती है? ग्रेच्युटी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, इसका नाम होता है दोस्तों डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। डेथ का मतलब ये है कि अगर किसी शिक्षक या कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को ग्रेच्युटी प्राप्त हो जाती है। रिटायरमेंट के पहले, अगर 60 साल के पहले अगर कर्मचारी हैं तो 58 साल के पहले, अगर आप जो है शिक्षक हैं तो 60 साल के पहले अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को, आपके परिवार को वो ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपने 60 साल तक नौकरी कर लिया और आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय भी आपको ग्रेच्युटी मिल जाएगी। लेकिन हमारा जो शिक्षक वर्ग है वो अज्ञानता के कारण विकल्प फॉर्म नहीं भरता, इसलिए जब ग्रेच्युटी की बारी आती है तो जो है उसे कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आप अवेयर हो जाइए, जाग जाइए, अपनी ग्रेच्युटी, अपने अधिकार को जानिए और आज ही आप जो है अपना ग्रेच्युटी फॉर्म, जो विकल्प फॉर्म है, उसे भर करके अपने विभाग को आप सौंप दीजिए और वहाँ से एक रिसीविंग लेकर के रख लीजिए, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो जो है आपके परिवार को या आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप अपना ग्रेच्युटी प्राप्त कर पाएँ। दूसरी बात यह है दोस्तों, अगर आप 60 साल के आपने जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प ले रखा है, लेकिन आप 59 साल के जब आप हो जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं, हमें जो है ग्रेच्युटी नहीं चाहिए, हम 62 साल तक नौकरी करना चाहते हैं, तो आप अपना विकल्प त्याग भी सकते हैं। आप अपना विकल्प त्याग दीजिए, उसके बाद आप 62 साल तक नौकरी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने जो है ग्रेच्युटी का विकल्प ले लिया है तो आप सोचिए कि आपके परिवार के लिए यह एक विशेष प्रकार का इंश्योरेंस टाइप का हो गया कि आपके ना रहने पर आपके परिवार को उतनी ग्रेच्युटी तो मिलनी ही मिलनी है। और इसकी जो अधिकतम राशि है दोस्तों, वो 20 लाख रुपए है। पहले 10 लाख हुआ करती थी, लेकिन अब 20 लाख हो गई है। तो आइए अब हम आपको बता रहे हैं आगे जो है कि ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, आपको कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी।
जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हर साल के लिए मासिक सैलरी का 15/26 हिस्सा मिलता है। ग्रेच्युटी एक्ट के तहत आने वाले संस्थानों के कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के बदले में 1 महीने की सैलरी का 15/26वां हिस्सा दिया जाता है। उनके लिए ग्रेच्युटी की गणना का फार्मूला इस प्रकार होगा। दोस्तों यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगा 15/26 क्या है। 15/26 का मतलब यह है कि एक साल में आपको पूरे साल भर में आधे महीने के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी आपको मिलती है। आधे महीने अंतिम वेतन, आप वेतन का मतलब यह है कि अंतिम सैलरी आप रिटायरमेंट के समय 60 साल पर जब आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं तो उस समय जो आपकी अंतिम सैलरी होगी, या फिर डेथ की कंडीशन में जो आपकी अंतिम सैलरी होगी, उस अंतिम सैलरी का 50% 50% गुणे आपने कितने साल नौकरी किया है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 26 क्या है दोस्तों, ये मान करके कि एक महीने में 26 दिन होता है, 4 दिन जो है संडेज के निकल जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, इसलिए इसे 15/26 गिना जाता है। तो 15/26 गुणे आपका जो है लास्ट सैलरी, देखिए ये फार्मूला है। 15/26 गुणे आपकी लास्ट सैलरी, आखिरी सैलरी जो आप उठा रहे हैं। फिर से आप समझ लीजिए, आपने अगर 60 साल की उम्र में कर्मचारी हैं तो 58 साल की उम्र में अगर आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प ले रखा है तो जब आप जो है रिटायर होंगे उस समय जो आपकी आखिरी सैलरी होगी डीए जोड़ करके, मूल वेतन और डीए जोड़ करके उसको 15/26 से गुणा करेंगे और जितने साल आपने नौकरी की है उतने साल से गुणा कर देंगे। फिर जो धनराशि आएगी वह धनराशि बन जाएगी आपकी ग्रेच्युटी। यानी हिंदी में इस फार्मूले का स्वरूप इस प्रकार होगा, 15/26 गुणे अंतिम सैलरी गुणे नौकरी के कुल वर्ष। लेकिन अधिकतम 20 लाख है दोस्तों, 20 लाख से अधिक आपको नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, जो भी कम होगा, अगर ये कैलकुलेशन करने के बाद आपकी राशि 20 लाख से ऊपर आती है तो आपको 20 लाख मिलेंगे। अगर ये 20 लाख से जो है कम आती है तो आपको कम मिलेंगे, लेकिन 20 लाख से ज़्यादा आपको नहीं प्राप्त होंगे। तो फार्मूले में शामिल तथ्यों के बारे में स्पष्टीकरण ये है कि एक महीने में औसतन कुल 26 कार्य दिवस माने गए हैं। हर महीने 4 दिन की छुट्टी बाहर कर दी गई है। अंतिम महीने की सैलरी के लिए पिछले 10 महीने की सैलरी के औसत को शामिल किया जाता है। अंतिम महीने की सैलरी यहाँ भी समझ लीजिए दोस्तों कि आपकी जो पिछले 10 महीने की सैलरी होगी उसका औसत निकाल लिया जाएगा। पिछले 10 महीने की सैलरी को जोड़ करके 10 से भाग कर देंगे तो उसका औसत मिल जाएगा। सैलरी के मद में सिर्फ बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता को ही शामिल किया जाएगा। सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों को, आपका मूल वेतन जो आपकी बेसिक सैलरी है और जो महंगाई भत्ता है, दोनों को जोड़ करके पिछले 10 महीने की सैलरी जोड़ करके उसका औसत निकाल लिया जाएगा। औसत निकालने के बाद फिर उसको जो है हाफ कर 15/26 से गुणा कर दिया जाएगा। उसके बाद जितने साल आपने नौकरी किया है उतने वर्ष से गुणा कर दिया जाएगा। जो धनराशि बनेगी वो आपकी हो जाएगी ग्रेच्युटी। तो नौकरी के कुल वर्षों की गणना में 6 महीने से अधिक के कार्यकाल को पूरा 1 वर्ष माना जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपने जो है 6 महीने या 6 महीने से अधिक कार्य किया है तो उसे पूरा 1 वर्ष माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी के जो है कोई ऐसा बंदा है जिसकी जो है 10 साल और जो है 7 महीने में डेथ हो गई, तो 10 साल 7 महीने को 11 महीने माना जाएगा, 11 साल माना जाएगा। ठीक है, 10 साल 7 महीने को 11 वर्ष मान करके 11 से गुणा किया जाएगा। 15/26 गुणे अंतिम माह की सैलरी और गुणे 11 कर दिया जाएगा। अंतिम माह की सैलरी का मतलब पिछले 10 माह की सैलरी का औसत। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बात और जानना जरूरी है दोस्तों कि 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए ग्रेच्युटी का भुगतान। ग्रेच्युटी का बिल तैयार होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उसका भुगतान कर्मचारी को मिल जाना चाहिए। अगर निर्धारित समय के अंदर उसका भुगतान नहीं होता तो उसके बाद की अवधि के लिए नियोक्ता को ग्रेच्युटी की रकम पर ब्याज भी चुकानी होगी। ग्रेच्युटी एक्ट के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान नकद में किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी तो मैंने आपको जानकारी दिया ग्रेच्युटी के विषय में। अब मैं आपको वो विकल्प पत्र दिखा रहा हूँ। ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए आपको यह विकल्प पत्र भरना बहुत आवश्यक है। अगर आपने विकल्प पत्र नहीं भरा है तो फिर आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, भागना दौड़ना पड़ेगा। इसलिए समय रहते आप लोग लापरवाही मत कीजिए। यह विकल्प पत्र जो है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करिए और इस विकल्प पत्र को भर करके अपने विभाग को सौंप दीजिए और एक रिसीविंग अपने पास हमेशा के लिए रख लीजिए। तो देख रहे हैं विकल्प पत्र है, प्रपत्र का है, मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति अनुतोषिक नियमावली के वरण हेतु
नियमावली नियम के 15 के अंतर्गत। मैं, इसके बाद नाम आएगा, पुत्र यानी यहाँ पिता का नाम आएगा, राजाज्ञा संख्या ये, दिनांक 4 फरवरी 2004 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत स्वेच्छा से 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प देता या देती हूँ। दोस्तों, अगर आप टीचर हैं तो 60 वर्ष, अगर आप कर्मचारी हैं तो यहाँ 58 वर्ष लिखा जाएगा। तथा राजाज्ञा संख्या ये, दिनांक 23/11/1994 द्वारा लागू की गई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों, कर्मचारियों तथा राज्य सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों एवं कर्मचारियों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्त आनुतोषिक नियमावली का वर्णन करने का विकल्प देता देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें जो है हमारे अधिनियम में थी, हमारी सेवा नियमावली में थी, लेकिन अज्ञानता के कारण इतने वर्षों से जो हमारे जो शिक्षक हैं वो कभी जो है इस विकल्प को भरते ही नहीं थे, उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं था। लेकिन अब जब इसके बारे में चर्चा होने लगी है, जब बहुत सारे लोग इसके बारे में जो है कहने लगे हैं, तब ये विभाग से निकल करके आ रहा है, विकल्प पत्र भी निकल करके आ रहा है, आदेश भी आ रहा है। मैं आपको अभी और दिखा रहा हूँ दोस्तों, वीडियो पर आप बने रहिए। मैं यहाँ नाम लिखेंगे पुत्र, और यहाँ पर जो है पिता का नाम लिखेंगे। राजाज्ञा संख्या ये, दिनांक 4 फरवरी में निहित प्राविधानों के अंतर्गत स्वेच्छा से 62 वर्ष की आयु पर, अथवा लिखा हुआ है वही चीज़ है, 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति होने का विकल्प देता हूं। तथा राजाज्ञा संख्या ये 23/11/1994 द्वारा लागू की गई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों, कर्मचारियों तथा राज्य सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक नियमावली का वर्णन करने का विकल्प देता या देती हूँ। तो ये है दोस्तों विकल्प फॉर्म। यहाँ पर आप देखिए ऊपर 60 साल जो है आपका, जो 60 साल वाला है वो 60 साल वाला तो ये है कि हाँ, अगर आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेंगे तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी अगर आपने 60 साल नौकरी कर लिया। अगर आपने 62 साल विकल्प लिया है तो अगर उस दौरान में आपकी कभी भी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को जो है ग्रेच्युटी प्राप्त होगी। तो दोनों चीज़ें यहाँ हैं, आपको दोनों चीज़ें भरना है, ठीक है। एक तो 60 वर्ष वाला जो है वो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी आपके रिटायरमेंट पर, और दूसरा जो है 62 साल वाला है वो ये है कि अगर 62 साल के अंदर कभी डेथ हो जाती है तो आपके परिवार को जो है वो ग्रेच्युटी प्राप्त होगी। उसके बाद यहाँ साक्षी, हस्ताक्षर, दिनांक, नाम, पदनाम, किसी एक व्यक्ति को साक्षी बना करके उसका यहाँ करवाएंगे, और आवेदक अपना हस्ताक्षर करेगा, दिनांक, नाम, पदनाम, विद्यालय का नाम, विकासखंड, जन्म तिथि, ठीक है, और सेवानिवृत्ति तिथि। उसके बाद विकल्प पत्र की प्राप्ति, ये रिसीविंग है, इस रिसीविंग को आपको जरूर लेकर रखना है सदा के लिए अपने पास। श्री, यहाँ जो है आपका नाम, और यहाँ पिता का नाम, फिर पद नाम लिखा जाएगा, विद्यालय का नाम लिखा जाएगा, से 60 या 62 वर्ष की आयु पर स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति होने का विकल्प आज दिनांक इतने को प्राप्त किया, हस्ताक्षर, नाम, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी। अब सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी आप यहाँ पर जो है खंड शिक्षा अधिकारी को भी आप अपना दे सकते हैं, या आप अपना जो है विकल्प पत्र जो है अपने बीएसए को आप भी दे सकते हैं। तो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी लिखा है तो यहाँ पर आप जो है अपने खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही अपना विकल्प फॉर्म भर करके आगे बढ़ा सकते हैं, प्रति हस्ताक्षर और यहाँ पर हस्ताक्षर। समझ गए दोस्तों? तो इस फॉर्म को आप निकालिए और भरिए, बिना कुछ सोचे समझे, बिना देरी किए हुए आप विकल्प पत्र भर दीजिए, क्योंकि समय किसी ने देखा नहीं है कि कब किसे क्या हो जाए। मैं एतद् द्वारा अधोलिखित व्यक्तियों को नामित करता हूं जो मेरे परिवार के सदस्य हैं और सेवा काल में मेरी मृत्यु हो जाने पर जो आनुतोषिक शासन द्वारा स्वीकृत किया जाए उसको प्राप्त करने का उन्हें अधिकार प्रदान करता हूं, तथा मेरी सेवानिवृत्ति के उपरांत मेरी मृत्यु होने पर मुझे अनुमन्य आनुतोषिक की जो भी धनराशि भुगतान के लिए अवशेष रह जाए उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिकार देता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ नॉमिनी के लिए है ये फॉर्म। आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं? नॉमिनी बनाने के लिए फॉर्म है। नामित व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम व पते, अध्यापक से संबंध, आयु, प्रत्येक को दे आनुतोषिक की धनराशि अथवा अंश, यानी अगर आप एक से ज़्यादा लोगों को देना चाहते हैं तो कितना कितना प्रतिशत देना चाहते हैं। घटना जिसके घटित होने पर नामित अप्रभावी इनवैलिड हो जाएगा, ऐसी कुछ आप यहाँ शर्तें भी लिख सकते हैं कि अगर ये घटना घट गई तो हमने जो नॉमिनी बनाया है वो नॉमिनी जो है अपने आप समाप्त हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम व पते तथा संबंध जिन्हें नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने अथवा अध्यापक की मृत्यु के बाद परंतु आनुतोषिक का भुगतान प्राप्त करने के पूर्व ही नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नामित अधिकार प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने किसी को नॉमिनी बनाया और नॉमिनी
ने जो है ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं किया, उसके पहले नॉमिनी की भी डेथ हो गई, तो फिर ग्रेच्युटी किसको मिलेगी? तो अगला जो आपका नॉमिनी होगा वो उसका भी यहाँ पर जिक्र आपको कर देना है। प्रत्येक को अनुतोषिक धनराशि अथवा अंश किसको किसको कितना कितना अंश देना है ये भी आप यहाँ पर लिखेंगे। अन्य कोई विवरण है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो दोस्तों ये 2 फॉर्म हैं, इन दोनों फॉर्म को भरना बहुत ज़रूरी है। आज ही आप इस फॉर्म को भरिए, PDF से निकालिए और भर करके आप इसे अपने विभाग, अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को सौंप दीजिए और वहाँ से रिसीविंग ले लीजिए। यह नामांकन पूर्व में मेरे द्वारा दिए गए नामांकन दिनांक ये जो अब निरस्त हो गया है का अक्रियण करता है। स्तंभ 4 तथा 7 में अनुतोषिक की पूर्ण धनराशि को आच्छादित करने के लिए आज दिनांक इतने को प्रस्तुत साक्षियों के हस्ताक्षर, अध्यापक के हस्ताक्षर, दिनांक प्रमाणित किया जाता है कि इस नामांकन पत्र पर आज मेरे सम्मुख हस्ताक्षर किए गए। यहाँ प्रति हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, दिनांक, हस्ताक्षर, नाम और दिनांक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी मुहर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुहर, यानी कि यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी और इधर बाएं साइड में आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस पर साइन मुहर करेंगे। तो ये है प्रक्रिया दोस्तों, आप इस प्रक्रिया को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, ग्रेच्युटी का विकल्प भरिए। ठीक है, और भरने के बाद जो है आप आश्वस्त हो जाइए कि कम से कम आपके रहने पर तो ग्रेच्युटी मिलेगी ही, लेकिन अगर आप नहीं रहते हैं तो आप अपने परिवार के लिए कम से कम एक इंश्योरेंस तो देके जा ही रहे हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, ये आदेश हुआ है, ये आदेश जो है आपका इसी अभी हाल का आदेश है। ये 2 जून 2021 का है, 2 जून 2021 को ये आदेश आया है। इस आदेश को भी आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रेषक वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय क्या है? बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों के सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु विकल्प पत्र स्वीकृत कराए जाने के संबंध में महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश 8वां तल इंदिरा भवन अशोक मार्ग लखनऊ द्वारा शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश निषादगंज विद्या भवन लखनऊ को संबोधित अपने पत्र संख्या ये दिनांक 1 अप्रैल 2021 में अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या इतना दिनांक 23 नवंबर 1994 के साथ पठित शासनादेश संख्या इतना दिनांक 10 जून 2002 में बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति का विकल्प देने पर राजकीय कर्मचारियों की भांति ग्रेच्युटी की सुविधा अनुमन्य की गई है तथा विकल्प 2 प्रतियों में संस्था के माध्यम से पेंशन स्वीकृताधारी को अपना विकल्प प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों यहाँ 58 वर्ष जो लिखा हुआ है, अब आपको उसको 60 वर्ष, कर्मचारियों का तो 58 वर्ष है लेकिन शिक्षकों का जो है वो है 60 वर्ष है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। शासनादेश संख्या ये दिनांक 4 फरवरी 2004 में तत्कालिक प्रभाव से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शासन द्वारा सृजित पदों पर नियमानुसार कार्यरत अध्यापकों की वर्तमान अधिवर्षता आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष। वही बात दोस्तों जो मैंने बताया कि कुछ जगहों पर 58 वर्ष को मान करके ग्रेच्युटी जारी की जा रही थी, जिसको मना किया गया है और बताया गया है कि अध्यापकों के रिटायरमेंट की जो एज है वो 62 साल है और ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए उन्हें 60 वर्ष का विकल्प भरना पड़ता है, अर्थात दो वर्ष उसमें से घटाना पड़ता है। तो अधिवर्षता आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। फलस्वरूप 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर मिलने वाले सेवानिवृत्तिक लाभ अब 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर तथा 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर मिलने वाले सेवानिवृत्तिक लाभ अब 62 वर्ष की आयु पर अनुमन्य होंगे। निदेशक पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश 8वां तल इंदिरा भवन अशोक मार्ग लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या ये दिनांक 13 जुलाई 2012 के क्रम में दिनांक 1 दिसंबर 2012 अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत्ति या सेवा काल में मृत परिषदीय शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन, मंडलीय संयुक्त निदेशक पेंशन उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत की जा रही है, किंतु कतिपय जनपदों में 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति का विकल्प जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है, जो उक्त शासनादेशों के विपरीत है। यानी समझ गए दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कुछ जनपदों ने जो है रिटायरमेंट की एज को 60 वर्ष मान लिया और रिटायरमेंट की एज को 60 वर्ष मान करके काम कर रहे हैं, जबकि अध्यापकों की रिटायरमेंट की जो एज है वो 62 साल है। तो रिटायरमेंट के बाद जो है लाभ मिलता है वो 62 साल के बाद मिलना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पर जो है जो बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने 60 वर्ष रिटायरमेंट की उम्र को मान करके रिटायरमेंट का लाभ दे दिया। इसी का जो है ये आदेश विरोध कर रहा है और बता रहा है कि अध्यापकों की उम्र जो है वो अध्यापकों की रिटायरमेंट एज 62 साल की है।
फिर आगे बढ़ते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त वर्णित शासनादेशों की व्यवस्था अनुसार जनपद के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त परिषदीय शिक्षकों से विकल्प प्राप्त कर लिए जाएं एवं जिन शिक्षकों द्वारा 60 वर्ष का विकल्प का वर्ण किया जाता है उन विकल्पों की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप पर अपनी संस्तुति सहित मंडलीय संयुक्त निदेशक पेंशन स्वीकृताधारी कार्यालय को स्वीकृत हेतु उपलब्ध कराएं ताकि तदनुसार शासनादेश का अनुपालन हो सके। कृपया दिए गए निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। भौदीय रविंद्र कुमार जी, वित्त नियंत्रक। तो देख लिए दोस्तों, अब तो कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए। आदेश भी हो चुका है विकल्प फॉर्म भरने का, आपको विकल्प फॉर्म भी मिल गया है, नॉमिनी फॉर्म भी मिल गया है। तो अब देरी किस बात की है? आप तुरंत जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मैंने दे रखा है, इस PDF को डाउनलोड कीजिए और उसे जो है प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट करा लीजिए। अगर ये गंदा छप रहा है तो आप वैसा ही प्रिंट करा लीजिए जैसा उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आप फॉर्म को भरिए और भर करके जो है आप अपने कार्यालय में अपनी BRC में जमा कर दीजिए और आप निश्चिंत हो जाइए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।